हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आज आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा हम क्लास 12th की मैथ्स के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर समाकलन को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लास तक अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ लिया है। देखो बेटा, क्लास 12th की मैथ्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकाई है कैलकुलस यानी कि कलन। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले कि कैलकुलस के अंदर आते हैं आपके 5 चैप्टर, जिनमें से 2 चैप्टर आप लोग पहले पढ़ चुके हो, अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग। अब हम बात करेंगे समाकलन के बारे में। अब बच्चों, आप समाकलन बीजगणित को पढ़ोगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में थम्स अप करें, सो दैट मुझे पता लग सके कि किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। फटाक से एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में थम्स अप कीजिए। थम्स अप एवरीवन, थम्स अप। और एक बार मुझे आप लोग बताओ चैट सेक्शन में लिख के कि आप सबके अंदर इस चैप्टर को लेकर के कितना जोश है। बेटा, हार्ड चैप्टर नहीं है। हार्ड ये उन बच्चों को लगता है जो ध्यान से इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं। बट मेरा विश्वास करिए, यदि आपने मुझसे पढ़ा ये चैप्टर तो ये आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। पांचवा और छठा चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ो यार, पढ़ो। शिवम बेटा, इस चैनल के ऊपर मेरी काफी वीडियोज पड़ी हुई हैं, 5वें चैप्टर की भी, 6ठे चैप्टर की भी। आप उन क्लासेज को देखिए, पढ़िए बेटा। ठीक है, हाई है, फुल है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम इस चैप्टर को, समाकलन को। देखो ध्यान से समझना बेटा, आप सबने अभी तक अवकलन के बारे में पढ़ा है। वहां पर हम क्या करते थे, हमारे पास बेटा कोई फलन दे रखा होता था। मान लो हमारे पास कोई फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, हम इसका अवकलन करते थे, हमें एक नया फलन एफ ऑफ एक्स मिल जाता था। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको इस फलन का मैं अवकलज दे रहा हूं। मैंने आपको किसी फलन का अवकलज दे दिया और मैं आपसे चाहता हूं कि आप बताएं कि वो किस फलन का अवकलज है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने किसी फलन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका अवकलज दे दिया, एफ ऑफ एक्स का अवकलज दे दिया एक्स क्यूब। अब मैं जानना चाहता हूं कि एक्स क्यूब किस फलन का अवकलज है, तो उसको कैसे ज्ञात करूंगा। तो उसके ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रिया काम आती है वो होती है बेटा समाकलन। अर्थात समाकलन अवकलन का एक व्युत्क्रम प्रक्रम होती है। देखिए बच्चों, अवकलन की सहायता से हम क्या करते थे, अवकलन से क्या करते हैं बेटा, हम एक बड़े से पिंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जबकि समाकलन से हम उन छोटे छोटे पिंडों को जोड़ करके एक बड़ा पिंड बनाते हैं। यही अंतर होता है समाकलन और अवकलन में। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रक्रम होते हैं। ठीक है, अब बेटा समाकलन की सहायता से हम 2 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीजें बेटा हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली चीज, किसी फलन का अवकलज
दिए होने पर फलन ज्ञात करना। मान लो किसी फलन का हमें अवकलज दे रखा है और हमें वो फलन ज्ञात करना है, तो इसके लिए भी बेटा हम समाकलन का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा समाकलन का प्रयोग एक और विशेष जगह पर किया जाता है। बच्चों, आप सब ने 10वीं 11वीं क्लास तक कुछ विशेष प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, जैसे आपने वृत्त का, वर्ग का, आयत का, चतुर्भुजों का, इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। बट मान लो मैं आपको कोई ऐसा वक्र दे दूं जिसका क्षेत्रफल मैं आपसे निकलवाऊं, कोई भी रैंडमली मैंने वक्र दे दिया। मान लो मैंने आपसे कहा कि y बराबर एक्स स्क्वायर एक वक्र है, आप इसका x बराबर 1 से लेकर x बराबर 5 के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे? इसके लिए भी बेटा समाकलन का ही उपयोग होता है। तो समाकलन का उपयोग होता है वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये दो मुख्य केस होते हैं समाकलन की आवश्यकता के। समाकलन की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी थी। ठीक है, अब बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें समाकलन के एक प्रकार की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समाकलन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसे ज्ञात करने में हमें बेटा निश्चित समाकलन की आवश्यकता पड़ेगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा समाकलन आपका दो प्रकार का होता है, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का प्रयोग हम करते हैं किसी फलन का अवकलज दिए होने पर उस फलन को ज्ञात करने में, जबकि निश्चित समाकलन का हम प्रयोग करते हैं वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। ठीक है, क्लियर? ये होता है समाकलन। ओके, अच्छा, अब यहां पर बेटा मैंने आपको बताया कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, यानी कि यदि मैं किसी फलन का अवकलन कर रहा हूं, किसी फलन का अवकलन कर रहा हूं, तो इससे मुझे एक नया फलन मिल रहा है f ऑफ x। ठीक है, इससे मुझे एक नया फलन मिल रहा है f ऑफ x। अब इस फलन का यदि समाकलन किया जाए या प्रति अवकलज ज्ञात किया जाए या पूर्वक ज्ञात किया जाए तो वो बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं f ऑफ x का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव, या इसको हम पूर्वक भी बोलते हैं, तो ये बेटा बराबर हो जाएगा f ऑफ x के। ठीक है, इसके ये बराबर हो जाएगा। अब इसको लिखते कैसे? इसको लिखते बेटा हम ऐसे, समाकलन f ऑफ x dx। इस तरीके से बच्चों हम लिखते हैं। ये dx ये हमें बताता है कि हम किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, और ये होता है बेटा समाकलन का चिन्ह। ये होता है समाकलन का चिन्ह। ये बेटा समाकलन है जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, और ये हमें बताता है कि हम किसके सापेक्ष समाकलन
कर रहे हैं। ठीक है, तो समाकलन को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया बेटा ये सब चीज? आपको सिंपल ये याद रखना है कि समाकलन अवकलन का एक व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। अर्थात यदि आप किसी फलन का अवकलन करोगे, उससे जो आपको नया फलन प्राप्त होगा, यदि आप उस नए फलन का समाकलन करोगे तो आपके पास वही पुराना फलन मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, आप सब sin x का अवकलन करते हो, क्या आता है? cos x। अब यदि आप cos x का समाकलन करोगे ना, तो आपके पास आएगा sin x। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब यहां पर बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा। आप सबने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2x के, राइट? अच्छा, इसका मतलब यदि मैं 2x का समाकलन करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, यदि बच्चों यहां पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करूं तो ये कितना होगा? 2x। इसका मतलब यदि मैं 2x का समाकलन करूं तो मुझे मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करूं तो ये भी 2x के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन करूं तो ये भी 2x होगा। तो यहां पर तो 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए। यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन करूं तो ये 2x के बराबर होगा। अर्थात यदि हम 2x का समाकलन करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 आना चाहिए। सर ये क्या माजरा है? ये माजरा तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। सेम अवकलन हो रहा है, अलग अलग फलन का सेम अवकलन है, और जब आप समाकलन कर रहे हो तो अलग अलग फलन प्राप्त हो रहे हैं। सर इनमें से कौन सा लें? भाई हमसे अगर पूछा जाए कि समाकलन 2x dx का मान क्या होगा तो हम क्या बोले? एक्स स्क्वायर बोले? क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोले, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोले, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 बोले, या एक्स स्क्वायर माइनस 2 बोले? सर ये सब करके तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। क्या बेटा कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग? कंफ्यूज हो गए क्या? ध्यान से देखो इन सब में किस चीज का अंतर है। यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 0, यहां पर प्लस 1, यहां माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। मतलब देखो एक्स स्क्वायर तो सब में सेम है, अंतर है सिर्फ इस अचर का। ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, समाकलन 2x dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब तो भाई सारे के सारे आ जाएंगे ना, अब तो कोई नाराज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम यहां पर लास्ट में एक सी लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन अचर। इसे हम समाकलन अचर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि आप किसी फलन का अवकलन कर रहे हो और इससे आपको एक नया फलन प्राप्त हो रहा है, अब यदि आप इस फलन का समाकलन करोगे तो आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस सी। ये सी बेटा समाकलन अचर होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन अचर। क्लियर बेटा? तो ये होता है समाकलन। क्लियर? सबको समझ में आ गया? आपको बस एक बात याद रखनी है कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है,
क्लियर यहां तक? बता बच्चों मुझे, यहां तक सबको क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए बेटा। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। बच्चों, अक्सर मैं देखता हूं यार, बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे, हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो गलत कर लेते हैं। बेटा मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी जीवन है ना, ये गलतियों का ही जीवन है बेटा। इसमें आप काफी सारी गलतियां करोगे, बट एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है कि वो इन गलतियों से सीख ले और इन गलतियों को भविष्य में कभी भी नहीं दोहराए। देखिए बेटा, भगवान ने जो हमें ये मनुष्य रूपी शरीर दिया है ना, ये गलतियों का पुतला है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हुई ना हो, बट श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो गलतियों से सबक लेता है और उनको फ्यूचर में कभी भी नहीं दोहराता है। तो आप लोगों को बेटा यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। गलती हो रही है तो उससे घबराइए मत, उनसे सीख लीजिए, देखिए कहां पर गलती हो रही है, किस वजह से गलती हो रही है, उस वजह को समाप्त करिए और तब देखिएगा बेटा कि आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे और आपसे क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों। सर सब बोलते हैं समाकलन डिफिकल्ट होता है। बेटा पूरी दुनिया तो कुछ भी बोलती है, लोगों का काम है बोलना, बट करना हमें है। आप लोगों को यह प्रूफ करना है कि जो ये बोलते हैं कि समाकलन डिफिकल्ट होता है वो सब गलत है। और ये आप प्रूफ तब कर सकते हो जब आप इस चैप्टर को ध्यान से समझोगे, पढ़ोगे। ठीक है, दीपक सर आपको पढ़ा रहे हैं यार, जिनके खुद के 12th में मैथ्स में 100 में से 100 थे, तो कैसे आप लोगों को गलत हो सकता है, कैसे आपको समाकलन डिफिकल्ट लग सकता है? मुझे बेटा कभी डिफिकल्ट नहीं लगा और ना ही मैं आप लोगों को लगने दूंगा। बस आप मेरी क्लासेज को ध्यान से अटेंड करते रहिए। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहीं पर क्लास अटेंड करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी लेकर के आओ यार यहां पर। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद चलते हम आगे। आगे बेटा मैं आपको समाकलन के कुछ मानक सूत्र लिखाता हूं, इन सूत्रों को आपको याद करना है। जैसे आपने बेटा अवकलन में काफी सारे फॉर्मूले पढ़े थे ना, सेम ऐसे अब हम समाकलन में भी काफी सारे फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा कुछ प्रमाणिक समाकलन है, इनके फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला है समाकलन x की घात n dx बराबर होता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस में c के। यहां पर n का मान बेटा -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर विशिष्टतः समाकलन dx बराबर होता है x प्लस में c के। यह पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला समाकलन cos x dx बराबर होता है sin x प्लस c के। देखो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको निकलवाया भी है। ठीक है, तो यहीं से आया, कोई अलग से नहीं आया। तीसरा फॉर्मूला है समाकलन sin x dx, ये बराबर होता है माइनस cos x प्लस c के। चौथा फॉर्मूला समाकलन sec स्क्वायर x dx, ये बराबर होता है tan x प्लस c के। पांचवा फॉर्मूला समाकलन cosec स्क्वायर x dx, ये बराबर होता है माइनस cot x प्लस c के। छठा फॉर्मूला समाकलन sec x tan x dx, ये बराबर होता है sec x प्लस में c के। उसके बाद सातवां फॉर्मूला समाकलन cosec x cot x dx, ये बराबर होता है माइनस cosec x प्लस में c के। इसके बाद आठवां फॉर्मूला समाकलन dx बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है साइन इनवर्स x प्लस c के। इसके बाद नवा फॉर्मूला
समाकलन dx बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है माइनस कॉस इनवर्स x प्लस में सी के। 10वां समाकलन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस सी के। ठीक है। 11वें नंबर का फॉर्मूला होता है समाकलन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी के। 12वां फॉर्मूला समाकलन dx बटे x वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर होता है सेक इनवर्स x प्लस सी के। 13वां फॉर्मूला समाकलन dx बटे x वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बराबर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी के। 14वां फॉर्मूला समाकलन e की घात x dx बराबर होता है e की घात x प्लस सी के। 15वां फॉर्मूला समाकलन a की घात x dx, ये बराबर होता है a की घात x बटे लॉग a प्लस में सी के। और 16वां फॉर्मूला समाकलन 1 बाई एक्स dx, ये बराबर होता है लॉग मापांक x प्लस सी के। ठीक है, तो ये बेटा आपके फंडामेंटल 16 समाकलन के फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अच्छा, यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूले आए कहां से। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। बच्चों, आप सब ने x की घात n का अवकलन ज्ञात करना सीखा था। ये होता है n x की घात n माइनस 1। अच्छा, यदि मैं यहां पर x की घात n प्लस 1 का अवकलन करूं तो ये होगा n प्लस 1 x की घात n। मैं यहां पर n प्लस 1 का भाग भी दे देता हूं, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये बराबर होगा x की घात n के। अर्थात यदि हम x की घात n का समाकलन करें तो ये हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला आया है यहां पर, सेम ऐसे ही जो अनदर फॉर्मूले हमें दे रखे हैं, जो अन्य फॉर्मूले हमें दे रखे हैं, वो बेटा इसी प्रकार से आए हैं। जैसे कि आप सबने पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के, या d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के। तो यहां से आप साइन एक्स का यदि समाकलन करोगे तो ये माइनस कॉस एक्स होगा, प्लस में सी समाकलन अचर हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहीं से बेटा ये सब फॉर्मूले आए हैं। 8वें और 9वें में डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए यार। 8वें और 9वें में बेटा आपको 8वें और 9वें में बच्चों आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, ये बराबर होता है 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, एंड d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, ये बराबर होता है माइनस 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस में एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से तो बेटा ये हो जाएगा समाकलन 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर में साइन इनवर्स x प्लस समाकलन अचर c। यहां से बेटा हम देख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स x, ये बराबर होगा 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। सो यहां से हम 1 बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x प्लस समाकलन अचर c। तो यहां से बेटा ये फॉर्मूले आए हैं। क्लियर? अब 8वें और 9वें नंबर के फॉर्मूले भी क्लियर हो गए ना? क्लियर हो गए सही बच्चों को? 8वें और 9वें नंबर के फॉर्मूले भी बताओ बेटा, क्लियर सभी को? बताइए जल्दी से।
क्लियर है? बताइए बच्चों, सबको क्लियर बेटा? एक बार जल्दी से सारे बच्चे चैट सेक्शन में मुझे बताइए कि सभी बच्चों को ये सारे फॉर्मूले क्लियर है ना? बताइए बेटा। क्लियर? देखो एक बात अभी तक मैंने आपको बताई, अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया सबका सार है कि समाकलन अवकलन का एक व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। समाकलन और अवकलन बेटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यह है बच्चों अभी तक का सार। और जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक क्लास को अटेंड किया है ना, उसको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे मालूम है। कॉस इनवर्स वाले में नेगेटिव साइन होगा, बिल्कुल होगा भाई, लिखा तो है मैंने यहां पर। देखो डी बाई डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा 1/वर्गमूल 1 - x² के। तो इसका समाकलन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे? करने पड़ेंगे भाई याद तो। अब याद बेटा दीपक सर तो नहीं रख सकते, आपको रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर आपको देना है, तो याद तो करने पड़ेंगे। ट्रिक यार बहुत आसान फॉर्मूले यार ये। देखो सीधी सी बात मैं आपको बताता हूं, x की घात n का अवकलन क्या करते थे आप? x की घात n का अवकलन, घात को आप आगे बुला लेते थे, एक घात को कम कर देते थे। अब समाकलन करना है तो क्या करोगे आप? अब घात को आगे नहीं बुलाओगे, उल्टी उसको बढ़ाओगे। तो एक घात बढ़ा दी, अब जो यहां पर x की घात लिखी है ना वही आप बटे में लिख दो, सिंपल। जैसे मान लो आपको समाकलन x² dx ज्ञात करना है, तो अब यहां पर आपको एक घात बढ़ानी है, 2 में 1 जोड़ा 3, जो घात x की वही यहां नीचे लिख दो प्लस में c। ये बेटा इसका समाकलन हो जाएगा। मान लो मैं आपसे कहूं भाई ताओ समाकलन x की घात 20 dx का मान क्या होगा? तो एक घात बढ़ा दो, 20 और 1 21 हो गए, बटे 21 प्लस में c, सिंपल। अच्छा मैं आप लोगों से बोलता हूं, बताओ समाकलन x की घात 99 dx क्या होगा? बताओ बेटा, x की घात 99 dx क्या होगा? तो ये हो जाएगा सर इसमें क्या बात है, एक घात बढ़ा दो, 99 100 बटे में 100 प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताओ समाकलन x की घात 0 dx क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? आया कहां से भाई? अवकलन से ही आया है बेटा। साइन x का अवकलन होता है cos x, और cos x का समाकलन हो जाएगा साइन x, सिंपल, ठीक है। समाकलन अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रक्रम होते हैं। आप सब मुझे यह बताइए कि x की घात 0 का समाकलन क्या होगा? बताओ बेटा, जल्दी से बताइए। देखो जो बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक बने हुए, उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 1 नहीं यार, 1 नहीं बेटा, x की घात 0 है ना, एक घात बढ़ा दो, x की एक घात बढ़ा दो, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, बटे में 1 प्लस c, मतलब आ जाएगा x प्लस
सी के। और देख लो मैंने क्या लिख रखा है, समाकलन dx बराबर x प्लस सी, क्योंकि x की घात 0 का मान तो एक ही होगा ना, तो समाकलन dx बराबर हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही बाकी सारे फॉर्मूले हैं, बहुत आसान है यार, एक दो बार याद पढ़ोगे स्वतः ही याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते बेटा हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको अनिश्चित समाकलनों के गुणधर्म बताता हूं। ठीक है, यहां पर बेटा पहला गुणधर्म है, देखो बच्चों मैंने आपको बताया कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि d बाई डी एक्स ऑफ समाकलन f ऑफ x dx ये बराबर होगा f ऑफ x के। ठीक है बच्चों, ये f ऑफ x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि f और g दो ऐसे फलन हो कि एक दूसरे के प्रतिलोम है तो इनका संयोजन तत्समक फलन के बराबर होता है। ठीक है, अब चूंकि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम है, प्रतिलोम है, तो जो हम यहां पर डालेंगे वही का वही हमें यहां पर मिल जाएगा। सेम ऐसे ही समाकलन d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये बराबर होगा f ऑफ x प्लस सी के, जहां पर c समाकलन अचर है। ठीक है, ये बच्चों यहां पर हो जाएगा। सर ये आया कहां से, ये हमें आप समझाइए। चलो बेटा मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। बच्चों उत्पत्ति देखो बेटा, मान लो माना d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका अवकलन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यदि आप बच्चों इस एफ ऑफ एक्स का समाकलन करने जाओगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, यही मिलेगा। ओके, अच्छा अब यहां पर सबसे पहला वाला देखिए, पहला वाला देखिए। ठीक है, हाँ भाई, तो हमें बच्चों यहां पर देखो, यहां पर ये मान लो आपके पास में एक फलन है जिसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करने पर देखो क्या मिलेगा। ठीक है, सो यहां पर हम ऐसा करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर ये है ना, और इसका समाकलन करने पर हमें ये मिल रहा है। ठीक है, ओके बच्चों। अच्छा, अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं, दोनों पक्षों में अवकलन कर देता हूं। तो अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ समाकलन एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स के बराबर, किसके बराबर आ गया बेटा, ये एफ डैश एक्स के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो बच्चों, ये क्या है, एफ डैश एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। एफ डैश एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहां पर था वही का वही यहां पर आ गया। क्लियर बेटा, जो यहां पर था वो यहीं का यहीं आ गया। इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ समाकलन कॉस एक्स डी एक्स, तो ये बराबर होगा कॉस एक्स के। कैसे होगा, ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स,
साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। आ गया? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा समाकलन डी बाई डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर होगा कॉस एक्स प्लस में सी के। ये कैसे होगा? ध्यान से देखो, यहां पर देखो बेटा, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन एक्स, तो क्या माइनस साइन एक्स डीएक्स, और साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस में सी आ जाएगा। देख लो, आ गया। ओके, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी ये समझा दिया। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, तो ये तो था पहला गुणधर्म। अब इसके बाद सेकंड गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म है बेटा समाकलन f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx, मतलब दो फलनों के योग का समाकलन। ये बेटा बराबर होता है समाकलन f ऑफ x dx प्लस समाकलन g ऑफ x dx के। इसके बच्चों ये बराबर होता है। तीसरा गुणधर्म समाकलन f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx, दो फलनों के अंतर का समाकलन, ये बराबर होता है समाकलन f ऑफ x dx माइनस समाकलन g ऑफ x dx के। इसके बेटा ये बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद चौथा समाकलन के f ऑफ x dx, ये बेटा बराबर होता है k गुणा समाकलन f ऑफ x dx के। ठीक है। अब मैं देखो दूसरे और चौथे इन दोनों को कंबाइन करता हूं, तो पांचवा समाकलन k1 f1 ऑफ x प्लस k2 f2 ऑफ x प्लस डॉट 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 प्लस kn fn ऑफ x dx, ये बेटा बराबर होगा k1 समाकलन f1 ऑफ x dx प्लस k2 समाकलन f2 ऑफ x dx प्लस डॉट 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 प्लस kn समाकलन fn ऑफ x dx के। ठीक है। मतलब ये कि यदि कोई अचर अंदर है तो उसको हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब बेटा ये हो गया, इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि यदि मैं समाकलन 2 cos x dx करूं तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा समाकलन cos x dx के, और हम जानते हैं cos x का समाकलन sin x होता है, तो 2 sin x प्लस c, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे निश्चित समाकलनों अनिश्चित समाकलनों के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म, अनिश्चित समाकलनों के गुणधर्म थे। ठीक है। चलिए बेटा, अब मैं आपको कुछ फलनों का समाकलन करके बताता हूं। ठीक है। तो निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए हमें निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रति अवकलज। अब देखो कैसे हम ज्ञात करेंगे। बेटा हमें यहां पर फलन दे रखा है f ऑफ x बराबर में cos 2x। सबसे पहले तो अपने दिमाग को दौड़ाइए और ये सोचिए कि cos किसका अवकलन होता है। किसका अवकलन होता है बेटा? cos। सर cos होता है साइन का अवकलन। ठीक है। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x बराबर होता है cos x के। अब यहां पर बच्चों cos के साथ लिखा हुआ है 2x, इसका मतलब हम यहां पर करेंगे साइन 2x। इसका अवकलन कितना होगा? साइन का cos हो जाएगा तो cos 2x, परंतु यहां पर 2x का भी अवकलन होगा और वो होगा 2। हमें चाहिए था केवल cos 2x,
2 तो फालतू में आ गया, तो जो यहां फालतू में आया है ना उसका यहां पर भाग दे दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 साइन 2x, ये बराबर हो जाएगा cos 2x के। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2x का प्रति अवकलज बराबर होगा 1/2 साइन 2x, ये बेटा हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं समाकलन cos 2x dx बराबर 1/2 साइन 2x प्लस में c। क्लियर? चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। यहां पर आपको 3x² प्लस 4x³ का प्रति अवकलज बताना है। तो पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये किसके अवकलन हैं। अब देखो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ x³ ये होता है 3x² के बराबर, एंड d बाई डी एक्स ऑफ x की घात 4 ये होता है 4x³ के बराबर। मतलब ये कि 3x² का प्रति अवकलज है x³ और 4x³ का प्रति अवकलज है x की घात 4, ठीक है। ये इसका मतलब हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या d बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x की घात 4 बराबर 3x² प्लस 4x³। इसको बच्चों आप लोग लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस x की घात 4 बराबर में 3x² प्लस 4x³, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होगा कि 3x² प्लस 4x³ का प्रति अवकलज बराबर होगा x की घात 3 प्लस में x की घात 4, ठीक है। सो ऐसे बच्चों हम अपने इस दिमाग का प्रयोग करके किसी फलन का प्रति अवकलज ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। यहां पर देखो हमें 1/x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो पहले ये सोचो कि 1/x किसका अवकलन होता है। बताओ बच्चों, आप लोगों से मैं पूछता हूं, बताओ मुझे कि 1/x किसका अवकलन होता है। बताइए बेटा, 1/x किसका अवकलन होता है, आप लोग मुझे बताइए। सर हमसे मत पूछा करो, हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है बेटा, इतना भी आसान नहीं जवाब दे सकते क्या। 1/x किसका अवकलन होता है? log x का। बिल्कुल सही, प्रिंस राज ने सबसे पहले बताया, बिल्कुल सही। आपने पढ़ा है कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का प्रति अवकलज होगा log x। सिंपल यार, देख रहे हो कितना आसान बन रहा है। बच्चे कह रहे थे सर समाकलन डिफिकल्ट है, कहां का डिफिकल्ट बेटा, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट जो आज मैंने आपको पढ़ाया ना तो बहुत ही आसान है। और जिस बच्चे ने ध्यान से क्लास को अटेंड किया है ना, उसको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। ओके, अब आई थिंक समय ज्यादा हो गया है, तो आज की क्लास को मैं ये पे स्टॉप करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब आज की क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों। बेटा मैंने आपको आज जो भी पढ़ाया ना उस सबको नेक्स्ट क्लास में आने पर रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो बाय बच्चों, बाय बाय।